वो रात आज भी याद आती है जब मुंबई सोया नहीं था और यूनिफॉर्म पहन के कुछ लोग जान से ज़्यादा जिम्मेदारी निभा रहे थे। गोलियां चल रही थी पर हौसला नहीं टूटा, आग भड़क रही थी पर कदम नहीं रोका। जो लौट आए उनके जख्म गवाह है और जो ना लौट सके उनके बलिदान ने मुंबई को फिर जिंदा किया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आप देख रहे हो मुंबई खबरनामा। 26 नवंबर 2008, मुंबई की वो रात जब समय रुक गया था। आतंक का एक ऐसा साया जिसमें शहर के अंदर खून, लेकिन इसके अंदर के बीच कुछ ऐसे लोग खड़े थे जो डर से नहीं, ड्यूटी से चल रहे थे। उन्हीं हीरो में से एक मुंबई पुलिस के एक फेडरेस ऑफिसर श्री हेमंत भावडनकर सर। जानना चाहेंगे जिस तरह से 26/11 को जो आतंकवादी हमला हुआ और अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा गया और वहीं अबू इस्माइल को जो है कि आप ही की गोली से वो मारा गया, इस पर आप किस तरह से कहेंगे? इसके जो आप वहाँ पे मौके वारदात पे आप मौजूद थे, इसके बारे में जरा विस्तार से बताइए आप। 26/11/2008 बुधवार, उस दिन मेरी नाइट ड्यूटी थी। मेरी पोस्टिंग डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन में थी। 8:30 बजे जब मैंने ड्यूटी ज्वाइन की, अपना रूटीन काम कर रहा था, 9:30 बजे हमारे सीनियर इंस्पेक्टर नागप्पा रायप्पा माड़ी साहब ने मुझे उनके केबिन में बुलाया और कहा कि ट्राइडेंट, ताज, CST इस इलाके में फायरिंग चल रही है, आप तुरंत गिरगांव चौपाटी पे पहुंचिए, वहां से अपनी नाकाबंदी शुरू कर दीजिए। सो मैंने सर की इजाज़त लेके उनकी जो पीटर गाड़ी होती है, व्हीकल होती है, वो ली। उनके ड्राइवर और ऑपरेटर लेके मैं सीधा गिरगांव चौपाटी पहुंचा। जाते वक्त मैंने मेरी पिस्टल ली और 30 राउंड साथ में लिए थे। और वहां पहुंचने के बाद मैंने ये महसूस किया कि नरीमन पॉइंट से जो व्हीकल्स, कार की तादाद बहुत भारी मात्रा में थी, क्योंकि वहाँ पे फायरिंग चल रही थी। तो जितने लोग वहाँ से इवैक्यूएट हो सके कार में या कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो उससे वो निकल रहे थे। हमारी वहाँ पे एक बिट चौकी है गिरगांव चौपाटी पे, वहाँ पे हमारे जो कांस्टेबल्स थे उनकी मदद से हमने शुरुआत में जो नाकाबंदी की वो हमने विदाउट बैरिकेड्स लगा के की थी, ताकि जो कार वहां से गुजर रही थी उनको आसानी हो जाए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां से कार गुजर जाए। और ये करते वक्त हमें ऐसा भी एक आवाज आने लगी कि समुद्र के पास कोई बम फुट रहे। हालांकि वो बम फुट रहे थे ट्राइडन के अंदर, जो आतंकवादी घुसे हुए थे वो हैंड ग्रेनेड फेंक रहे थे, पर उसकी आवाज यहाँ तक आ रही थी, गिरगांव चौपाटी तक आ रही थी। सो हमको लगा कि कोई गैंग वॉर नहीं लग रहा है, उससे बड़ी कोई घटना घट रही है ऐसा लग रहा था। तो तुरंत मैं वहाँ पे इंचार्ज था उस दिन नाइट, तो मैंने तुरंत हमारे सीनियर साहब को भी बोल दिया, सबको इन्फॉर्म कर दिया, एडिशनल फोर्स मंगाई। और चौपाटी में जो सैलानी लोग आते हैं, घूमने आते हैं, वहाँ से उनको अपने अपने घर जाने के लिए उनसे मिन्नत की, रिक्वेस्ट की। सब वहाँ की जो होटल्स है, भेल प्लाजा जो अपना फूड मॉल है, वहाँ पे भेल पानी पूरी सब मिलते हैं, वो सारी स्टॉल्स हमने बंद करवा दिए। और समझो ना 11 बजे पूरा वो इलाका इवैक्यूएट कर दिया था, मतलब कर्फ्यू जैसा वहाँ की सिचुएशन हुई थी। लोगों ने, वहाँ के जो होटेलियर्स थे, उन्होंने भी पुलिस को अच्छा सहकार्य किया था उस वक्त, अपनी अपनी होटल बंद करके। और करीब 11 बजे मुझे कंट्रोल का एक मैसेज आया कि मतलब कॉल ऐसा आया था कि पीटर, डीबी मार्ग, आपको कामा हॉस्पिटल की गली में जाना है। तो पीटर सर की गाड़ी, मतलब हमारे जो सीनियर पीआई थे, उनकी कार तो मेरे पास थी, तो ऑब्वियसली मुझे वो कार लेके जानी पड़ी। तो मैं, ऑपरेटर और हमारा ड्राइवर, वो लेके हम लोग वहां पहुंचे मेट्रो जंक्शन पे। तो वहां सब बैरिकेटिंग लगा के सब बंद कर दिया था। और फिर वहां एक आला ऑफिसर थे वहां पे, तो उनको कहा कि मुझे ये गली में जाना है, कंट्रोल का कॉल है। तो वहाँ फायरिंग चल रही थी अंदर, तो लेकिन ऐसे माहौल में आप जाओगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो हमने ये तय किया था कि टाइम्स ऑफ इंडिया की जो गली है ऊटी स्टेशन से, वहाँ से अंदर मैं एंट्री ले लूँ। तो इतना हमारा डिस्कशन हुआ। और उसी वक्त एक पुलिस की कॉलेज, मतलब व्हीकल, वो कामा हॉस्पिटल की गली से बाहर आई, सेंट, और वहाँ पे कॉलेज है ना, सेंट जेवियर्स कॉलेज के, वहाँ से बाहर आई। तो हमारे जो मैंने सोचा कि ये अपनी पुलिस की व्हीकल है, क्यों ना हम उनसे पूछे कि अंदर क्या सिचुएशन है। तो मैं और एक आजाद मैदान के एक सब इंस्पेक्टर थे, उनके पास SLR थी, राइफल। तो हम दोनों थोड़े आगे बढ़े, तो वो कॉलेज से जो फायरिंग आई, तब हमने सोचा और देखा कि ये कॉलेज, मैंने, हमारे पुलिस वाले और नहीं रहेंगे, क्योंकि पुलिस से फायरिंग पब्लिक पे नहीं करेंगे फायरिंग, ऑब्वियसली, तो वो कोई मतलब ये रहेंगे। तो उसमें वो 2 आतंकवादी थे,
अबू इस्माइल और कसाब। फिर मैंने वो व्हीकल को चेस करने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी तेजी से चली गई तो हम उसको पकड़ नहीं पाए। फिर मैं गिरगांव चौपाटी अपना ठाकुरद्वार से होके सबको अलर्ट करते हुए मैं वापस गिरगांव चौपाटी पे आया। उस वक्त मेरे पास हमारे ऑफिसर और कांस्टेबल्स की तादाद अच्छी थी, 15 जन वहां पे आए थे। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे कॉलेज से फायरिंग हुई, उसमें आतंकवादी है। तो हमने तुरंत वहां पे बैरिकेड्स जो लगाए थे उसको वहां पे एक टीम खड़ी की और दूसरी टीम वो जो व्हीकल्स आते थे उसको चेक करके वहां से हम लोग जाने देते थे। फिर चूंकि मैंने वो कार देखी, व्हीकल देखी थी पुलिस कॉलेज, तो मुझे ऐसा लगा कि हमें उसको ढूंढना चाहिए। तो मैं वापिस अपने चौपाटी वाले रास्ते से चर्च गेट की तरफ बढ़ा। रास्ते में कोई वो व्हीकल दिखती है कि उसका मैंने उसको ढूंढा मैंने, लेकिन वो व्हीकल कहीं नहीं मिली हमें। फिर मैं चर्च गेट से टर्न लेके वापस गिरगांव चौपाटी पे आके खड़ा हो गया मैं और नाकाबंदी कर रहा था। तो 12:15 बजे हमको कंट्रोल रूम का एक मैसेज आया कि स्कोडा कार में टेररिस्ट है और वो गिरगांव चौपाटी की ओर आने की गुंजाइश है। तो मैंने तुरंत वहां पे और एक सेट बैरिकेड्स का था, सो पहला बैरिकेड के सेट के पीछे दूसरा एक बैरिकेड का सेट लगा दिया पूरा। वो जो चौपाट नरीमन पॉइंट से जो बाबूनाथ की तरफ जो रास्ता जाता है उसको हमने ब्लॉक कर दिया गिरगांव चौपाटी पे। और 8 जन को मैंने बैरिकेड के पीछे मतलब तैनात कर दिया। उसमें हमारे संजय गोविलकर साहब थे, तुकाराम उमड़ी जी थे, फिर शेल्के हवलदार थे, सारे बहुत सारे थे ऐसे यूनिफॉर्म में जो थे, वो हमने वहां पे उनको तैनात कर दिया। और मेरे साथ वो हमारे डिटेक्शन ऑफिसर भास्कर कदम और उनके जो स्टाफ थे, निकम साहब थे, मतलब उनको लोग फाइटर कदम बोलते हैं, वो थे, अवार्ड थे, माने थे, ऐसा वो डिटेक्शन स्टाफ था। वो हम लोग वहां पे खड़े हो गए। वहां पे एक फुट ओवर ब्रिज हुआ करता था, अभी वो नहीं है, जी तोड़ अभी दिया नहीं है। तो उसके जो 2 पिलर है उसके बीच में मैं खड़ा था, मेरे पीछे भास्कर कदम थे और उनका डिटेक्शन स्टाफ खड़ा था। करीब 12:30 बजे वो स्कोडा कार, वो कार एक आई, वहां पे हम नाकाबंदी कर रहे थे, वहां से 50 फीट की दूरी पे वो गाड़ी वहां पे रुकी। हमने उनको हमारी जो कार्य पद्धति है उनसे हमने कहा कि नीचे उतरो। हमने हमने चिल्ला के उनको कहा, लेकिन उन्होंने शायद उनको सुनाई नहीं दिया होगा या उन्होंने तो नजरअंदाज आपको कर ऐसा दिया। लगा होगा कि 50 फीट दूरी वो लोग खड़े कर दिए, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ डाउट तो हुआ होगा। डाउट ऑब्वियसली डाउट आना ही था, क्योंकि जो जेन्युइन गाड़ी थी वो हमारे नजदीक आके रुकती जी थी। जी जी। फिर हम उनको बोलते थे कि गाड़ी के बाहर उतरो। गन पॉइंट पे हम मतलब वो पूरी गाड़ी चेक करते थे, ऐसा मतलब 2 एसएलआर वाले थे मेरे साथ में, हमारे तुकाराम उमड़े जी थे। उस वक्त उनका जो जज्बात और उनका जो जोश था वो वाकई में काबिले तारीफ था तुकाराम उमड़े जी का। मतलब कोई भी गाड़ी वहां पे रुकी तो सीधा जाके मैं मतलब उनको ड्राइवर से बड़ी अच्छे से बोलते कि आप गाड़ी के नीचे उतरिए। फिर गाड़ी में डिक्की खोलने के लिए बोलते थे। हम लोग जो प्रोसीजर है वो हम वहाँ पे फॉलो करते, लेकिन उसमें जो चेकिंग करने में भी हमारे तुकाराम मोड़ी जी बहुत आगे थे उस वक्त। मतलब बोलते हैं ना, एक जोश उनमें बहुत थी। तो इस तरह से हम लोग कार चेक करते थे, लेकिन वो जो गाड़ी 50 फीट की दूरी पर रुकी तो थोड़ा हमको ये लगा। लेकिन जब तक हमारा माइंड क्लियर नहीं होता तब तक हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते। सो कुछ देर वहां पे गाड़ी रुकने के बाद वो गाड़ी इतनी तेजी से हमारी ओर बढ़ी। इसका कारण ये हो सकता है, अभी समझ में आता है कि गिरगांव चौपाटी की जो सैंड जो वालू है, वहां की जो फुटपाथ है वो 9 इंच बड़ी है। जी बराबर है, सामने बैरिकेड्स है। जी। और मैं जहाँ खड़ा था वो 2.5 फीट का रोड डिवाइडर था। तो उसको एक ही रास्ता था भागने का। वो जो कार में थे, क्या यू टर्न लेके वापिस नरीमन पॉइंट के दिशा में भागे। जी तो उसने उसने कोशिश की, लेकिन वो जो गाड़ी थी वो टकराई जहां मैं खड़ा था, स्पीड ब्रेक पर अपना यहाँ पे आके रोड डिवाइडर पर आके टकराई। मैंने देखा कि 2 जन थे। अभी अभी जो कार चला रहा था, अबू इस्माइल कार चला रहा था, और कसार वो बाजू की सीट पे बैठा हुआ था। और मेरे और उनके बीच में सिर्फ वो जो स्कोडा का जो बॉनेट है 4 फीट या 3.5 फीट का होगा, उतना ही डिस्टेंस था। और मैं ऊपर था, मेरी ऊंचाई पे मैं खड़ा था, तो मुझे वो क्लियर दिख रहे थे। कसाब को इसने अबू इस्माइल ने कुछ कहा तो उसने हैंड ग्रेनेड का जैकेट उठा के अपना सर पूछा, क्योंकि खून लगा हुआ था, क्योंकि उनको वहां पे गोलियां लगी हुई थी, जी कामटे सर की जो फायरिंग हुई थी ना वहां पे। जी। तो वो भी घायल ही थे। फिर भी जैसे उन्होंने कसाब ने हैंड ग्रेनेड का जैकेट उठा के मुंह साफ किया तो मुझे क्लियर हो गया मेरा डाउट कि यही आतंकवादी है। मैंने चिल्ला के, मेरे पूरी जो टीम थी मेरे साथ और 15 जन थे, उनको मैंने बोला कि आतंकवादी आप होशियार रहिए। और फिर जब मैं अबू इस्माइल को पकड़ने आगे बढ़ा राइट साइड में, ड्राइवर की मतलब 2.5 फीट से उतर के मैं थोड़ा कूद के नीचे गया, और वहां पहुंच रहा था तो उसने हाथ नीचे किया अबू इस्माइल ने। तो मैं समझ चुका कि ये कुछ करने जा रहा है, और किया भी उसने। वैसे पिस्टल निकाल के 2 राउंड फायर की।
मैं पीछे भागा गाड़ी के, और मेरे पीछे जो हमारे भास्कर कदम थे ऑफिसर, उन्होंने उनकी पिस्टल से अबू इस्माइल की ओर एक गोली फायर कर दी। फिर मैंने पीछे से जाके 3 गोलियां उसके मुझे पीछे की कांच से जो दिख रहा था वहां से मैंने 3 गोली उसके ऊपर फायर कर दी और उसको वहां पे जख्मी किया। और फिर हम लोग इस तरफ आए वापिस उसको देखने के लिए, तो कसाब बाजू की सीट पे बैठा हुआ था और उस वक्त उसने हैंड्सअप की पोजीशन ली थी। मतलब वो उसका क्या बोलते हैं, उसने दिखावा किया जी, कि जी। मैं अभी सरेंडर हो गया और मुझे गोली मत मारना। मतलब इतना शातिर था कसाब। और बाद में तो उसके बहुत सारे किस्से आपने भी सुने होंगे, जी, जी, जी। कैसा वो करता था। तो हम इसके पास ऐसा मतलब बड़ी सावधानी से अबू इस्माइल के पास पहुंच रहे थे। मतलब ये कुछ भी कर सकता है। जी, अब तो हमारा यकीन हो चुका था कि वो आतंकवादी थे। जब वो पिस्टल से फायर कर सकता है तो वो जी, कुछ भी कर सकता है। जी। क्योंकि मैंने हैंड ग्रेनेड का जैकेट भी देखा हुआ था, तो शायद हैंड ग्रेनेड भी हो सकता है। और उसमें एक हैंड ग्रेनेड लाइव मिला भी, एक जिंदा हैंड ग्रेनेड मिला भी हमें बाद में। फिर कसाब ने वो दरवाजा खोला। उसी वक्त हमारे बैरिकेड्स के पीछे जो थे तुकाराम ओंबळे साहब, संजय गोविलकर, शेळके हवलदार और बहुत सारे हमारी एक टीम थी, वो उसको पकड़ने दौड़े आगे। तो उसी वक्त कसाब ने उसकी जैकेट में छिपाई हुई AK-47 निकाली और फायर कर दी, और सारी गोलियां हमारे तुकाराम ओंबळे जी को लगी। और गोलियां लगने के बावजूद भी तुकाराम ओंबळे जी ने उसके ऊपर की अपनी जो पकड़ थी उसको ढीली नहीं होने दी। और ये कारण है कि उस वक्त हम कसाब को जिंदा पकड़ सके। उसका पूरा श्रेय हम हमारे स्वर्गीय तुकाराम ओंबळे जी को ही देते हैं। अगर उस वक्त वो नहीं होते तो ऐसा भी सिचुएशन हम सारे जन शहीद हो जाते थे, क्योंकि उनके पास 2 AK-47 थी, 2 पिस्टल थी, एक लाइव हैंड ग्रेनेड, इतना ये था, आर्म्स एंड एम्यूनिशन था, बम थे। तो और वहाँ चौपाटी में कहीं भी छुपने की जगह नहीं, ओपन ओपन स्पेस में सब अटैक हुआ, उसको रिटेलिएट हमने किया। तो तुकाराम ओंबळे जी थे तो हम बच गए। और बाद में हमारे बहुत सारे कांस्टेबल थे, हवलदार थे, मेरा स्टाफ था जो मेरे साथ थे वहाँ, वो इतना गुस्सा हो गए थे कि तुकाराम ओंबळे जी को ये लोग ने मार के गिराया, तो इसको भी उड़ा डालो, ऐसा मतलब एकदम गुस्से में थे। तो उसी वक्त हमारे संजय गोविलकर, भास्कर कदम, इन्होंने बोला कि नहीं नहीं इसको हम जिंदा रखते हैं। और बाद में हमने कसाब को जिंदा रखा। और उस वक्त हमको एडिशनल पुलिस फोर्स मदद चाहिए थी, तो हमने कंट्रोल को बताया। तो उसी वक्त हमारे परमवीर सिंह सर वहाँ पे पहुंचे उनकी टीम लेके, और वहाँ पे उन्होंने देखा और उन्होंने हमको शाबाशी दी कि एक को पकड़ा, मतलब दोनों आतंकवादियों को हमने इंटरसेप्ट करके उनको रोका है वहीं पे। और तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और दोनों को फिर हमने यहाँ पे लेके गए नायर हॉस्पिटल में। उसके पहले मैंने अपने जो पीटर गाड़ी थी उसमें एक ऑफिसर को बिठा के और हमारे तुकाराम ओंबळे जी को रख के तुरंत हमने मतलब जैसे गिरे वैसे हमने उनको भेज दिया था। नहीं सर, ये तो और डिपार्टमेंट वहां की। जाने के बाद, नायर हॉस्पिटल में जाने के बाद, फिर डॉक्टर ने उनको चेक किया दोनों को। तो जो अबू इस्माइल था जी, उसको डेड डिक्लेयर कर दिया, जी। और वो जो तो कसाब था उसको ट्रीटमेंट के लिए एडमिट, वो जिंदा था और उसको एडमिट कर दिया था। नहीं सर, कहीं न कहीं मुंबई पुलिस तो तारीफ़ के काबिल है। वो एक प्री प्लान के साथ और पूरे असलहे के साथ आए थे। और ये तो हालाँकि फ़िल्मों में दिखाया जाता है, लेकिन ये जो है ओरिजिनल जो है फ़ेस टू फ़ेस। हालाँकि उस वक़्त जो है कि आपके पास पिस्टल थी और सामने 47 थी। और अगर कसाब को ज़िंदा नहीं पकड़ा जाता तो ये भी नहीं मालूम पड़ हो सकता नहीं मालूम पड़ता कि पाकिस्तान में इसके आका लोग बैठे हैं, किसने इसके यहाँ पे प्लानिंग बनाया है। तो उस वक़्त आपने कैसा फ़ील किया होगा? ऐसा नहीं, मतलब ये जो घटना थी, आतंकवादी हमला एक शहर पे होना, जी, ये मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के जी, इतिहास में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ जी। है, बराबर। वो भी मुंबई शहर, मतलब बोलते हैं कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, तो मतलब फिर कहीं न आर्थिक राजधानी कहीं मुंबई मुंबई की, पुलिस को जो मुंबई। वर्ल्ड का नाम दिया जाता है तो कहीं न कहीं वो साबित किया मुंबई पुलिस ने। बिल्कुल, बिल्कुल। पर हर वहाँ पे एक ये पोस्ट थी हमारी गिरगांव चौपाटी, वहाँ में हमारे कामा हॉस्पिटल में हमारे जो जाबाज ऑफिसर थे, कामते सर, करकर सर, हमारे साड़सकर सर, हमारे जादव, जो बाद में जिंदा बचे थे, जी। एक में जो कांस्टेबल शहीद हुए वहां पे, वो भी तो उन्होंने भी तो साहस दिखाया था। मतलब ताज में जो तो हमारे थे भगवान साहब, फिर जहां जहां भी मौका मिला हमारे मुंबई पुलिस ऑफिसर्स को या हमारे स्टाफ को, वहां पे उन्होंने सबको ये आतंकवादी जो हमला हुआ था उनको हमने रोक के रखा था। सर जिस तरह सभी तहूर राना और को उनके लाए। पास AK-47 थी, हमारे पास सिर्फ लाठियां जी, काठियां जी, थी। जी। एक मेरे पास पिस्टल थी, एक भास्कर कदम के पास थी, 2 एसएलआर वाले भी थे वहां पे, जो मैंने पहले मेरे बयान में कहा था। तो उसको मैंने ऐसी जगह पे खड़ा कर दिया था, ये जो मैसेज आने के बाद
कि अगर सचमुच में गाड़ी इस तरफ आई है हमारी ओर और उनसे मुकाबला हुआ, अगर मुकाबला मतलब कॉम्बैट मतलब हाथापाई हुई, तो आप उसको शूट कर दो। आप उस वक्त ये नहीं ख्याल करना कि गोली हमारे सांप को लगेगी या हमारे किसी को लगेगी। आतंकवादी को मारना ये हमारा उद्देश्य सर, कहीं था। और जब जज्बा ये था जो ना? मैसेज आया था, तो हम कैसे क्रिकेट खेलने जाते हैं, जी। बाउंड्री लाइन के बाहर हम मैदान में उतरते तो एक सर्कल करते प्लेयर्स लोग, ऐसा कंधे पे हाथ रखते और ऐसा पूछते कि ये मैच अब तो जीतना ही है, किसी हालत में हमें मैच जीतना। एक मोटिवेशनल कैप्टन बोलते रहता है वो प्लेयर, जो एक्सपीरियंस प्लेयर होते हैं वो नए बच्चों को बोलते हैं सब। वैसे हमने वहां पे मैंने बोला कि अब ये जो मैसेज आया, अगर समझो हमारी तरफ आतंकवादी आए ये स्पॉट पे, तो क्या करेंगे। तो हमारे जितने भी ऑफिसर थे और हमारे जो कांस्टेबल थे, सर ये गाड़ी अगर इधर आई तो ये गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं जाएगी, इतना हमें श्योर करना है, हम हमारी जान की फिक्र नहीं करते, ऐसा बोला। तो उनका जो मनोबल था, उनकी जो हिम्मत थी, उससे मेरे को 100 हाथी का जो बल होता है वो मेरे शरीर में आ गया। मतलब लीडर को अगर ऐसे जवान मिले तो किसी भी मुकाबले को वो तैयार होता है। ये हमने उस वक्त मेरा जो अनुभव था ये मैं अभी आपको बयान करता हूँ। और बाद में 2 टीम बनाई हमने कि हमारे तुकाराम ओमड़े जी शहीद हुए, पर हम सबकी 15 जन की जान बचाई, ये भी हुए। तो सर, इस तरह से अभी तहु राणा को जब लाया गया तो उस वक्त कैसा फील किया आपने? अगर अजमल कसाब नहीं पकड़ा जाता मुझे खुशी है हमारे एनआईए टीम की कि वहां से उनको एक्स्ट्राडिट करके यहाँ पे लेके आया। अभी वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जो जो 26/11 के जो आतंकी हमला हुआ था उसमें जो इन्वॉल्व है, पाकिस्तान के सरकार के अंदर जो रहेगा वो, आईएसआई का रहेगा वो तो अभी तो पूरी जग को, पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान के अभी जितने भी उससे संबंधित है वो एक एक को लाना और उनको इस अपने न्याय व्यवस्था में उसको खड़ा करके जो होता है ट्रायल, उसमें उनको दोषी पाना, ये हमारा काम है। और जो शहीद हुए, जो मासूम जो मर गए और जख्मी हुए, तो उनको इंसाफ मिलेगा, ऐसा लगता है। जब आप मौजूद थे तो आपको एक सेकंड भी फैमिली के या किसी का सोच के आपको थोड़ा डर लगा था? नहीं, ऐसा डर नहीं लगा था। मेरी ड्यूटी थी, मेरी मतलब मेरा कर्तव्य था जी सर। और आप यकीन करो कि 12:15 बजे जब मैसेज आया कंट्रोल का, तो मैंने मेरा मोबाइल फ़ोन साइलेंट पे रख दिया था। मतलब कर्तव्य पहला, बाद में फैमिली, क्योंकि लोगों की सुरक्षता ये हमारी जिम्मेदारी थी। तो ये सोच भी मेरे दिमाग में कहीं नहीं आई, ना मेरे जो साथी थे उनके सोच में भी ये नहीं आई। हर एक जन वहाँ पे अपनी ड्यूटी करने डट के खड़ा था। जी सर। और सर आज की सिचुएशन और जो 2008 की सिचुएशन में सर इतना क्या डिफरेंस लग रहा है सर कि हम इतने लेवल स्ट्रांग हुए हैं सर कि आज भी आतंकवादी का तो डर रहेगा है सर कि आज भी मुंबई में जैसे रेड अलर्ट अभी बीच में हुआ था दिल्ली एयरपोर्ट के बाद, तो आपको क्या लगता है हम आज कितने लेवल आगे है? नहीं, आतंकवादियों को डरना चाहिए अभी जी, हमारे सिस्टम से, हमारे देश, हमारी पुलिस, हमारे मिलिट्री से। क्योंकि उस वक्त और अभी में काफ़ी बदलाव आया है। हमारे पास अच्छे वेपन्स आए हैं, टेक्नोलॉजी अच्छी है, बुलेट प्रूफ व्हीकल्स है, सीसीटीवी कैमरे सब पूरे शहर में लगे हुए। तो टेक्निकली वी आर वेरी साउंड टुडे कंपेयर टू 2008। और उनको भी पता है ना कि उनको जो सिखाया जाता है, तालीम दी जाती है कैंप में, टेररिस्ट कैंप में, हाँ, कि आपको ये अपने इसके लिए करना है, आपको जन्नत मिल जाएगी, वैसा कुछ होता नहीं है। उनको भी पता होगा। और कसाब ने तो महसूस किया होगा ना कि कहाँ है जन्नत। कोई जन्नत नहीं है, ये सिर्फ खोखले है विचार। तो वो भी सोचते होंगे कि 10 बार सोचेंगे अभी ऐसा कुछ दोबारा करने के लिए। एक आखिरी सवाल है, आप हमारे व्यूवर्स को इस चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो हमारे व्यूवर्स हैं कि हमारी मुंबई पुलिस को जिस तरह से कहा जाता है कि वर्ल्ड में नंबर 1 पे है, और कहीं ना कहीं उसने अपने जज्बे की बुनियाद पे दिखा दिया उसने करके, जिस तरह से एकाएक जो है कि आतंकी हमला हुआ। हालांकि इस तरह बहुत सुनने में आता है कि फलाना आता है, ठिकाना है ये, लेकिन ये फेस टू फेस जो हुआ उसमें एक आप भी थे जिसकी गोली से वो मारा गया, अबू इस्माइल। तो आज की जो नौजवान पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, खास करके आजकल जो है मुंबई पुलिस जो है नशे को लेके अभियान चला रही है, नशा मुक्त को लेकर। तो आज की जो पीढ़ी है, ये पीढ़ी जो हमारी है, यही देश की रीढ़ की हड्डी है। आज उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यंग जनरेशन को मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो नशा है उसके आप दुश्मन बनो, पुलिस का साथ दो, और जहां जहां ये जो माफियाज है, ड्रग माफियाज है,
उनकी इन्फॉर्मेशन दे दो, पुलिस उसमें उनका नाम भी गुप्त रखती है, किसी को मतलब डिस्क्लोज भी नहीं करती है। और एक अगर आपको देश सेवा करनी है, देशभक्ति दिखानी है, ये भी एक जरिया है कि आजकल अपने यंग जनरेशन ये नशा करके अपनी लाइफ बर्बाद करते हैं, अपनी खुद की लाइफ नहीं, पूरा अपने घर वालों की लाइफ नरक में डाल देते हैं। सो सबसे आज के तारीख इमिनेंट जो थ्रेट है वो ड्रग्स है। और उसके बाद मैं ये कहूँगा, अगर आपको कहीं भी ऐसा लगे, डाउट आए कि कुछ लोगों की एक्टिविटीज डाउटफुल रख रही है अपने देश के खिलाफ, ऐसा कुछ जैसे मतलब जो धमाके जो होते हैं उसको कोई अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, जरा सा भी डाउट आए तो नजदीक के पुलिस स्टेशन में जाके आप उसको बता सकते हो। मैं गारंटी देता हूँ, मैं भी उस सिस्टम का पार्ट रहा हूँ। वहाँ पे मतलब ये सारी चीज को इतनी अहमियत और सीरियसली देते हैं। मतलब हमें कभी कभी कॉल आते थे कि वहाँ पे बैग पड़ी है, तो हम लोग, हमारा स्क्वाड, बम स्क्वाड होता था, वो तुरंत वहाँ पे पहुंच जाता था। सबको इवैक्यूएट करके प्रायोरिटी हम ये देते थे कि उसको वहां से हटाई जाए। मतलब पुलिस को अगर इंफॉर्मेशन मिलती तो पुलिस एक्शन में आती है, भले वो इंफॉर्मेशन में मतलब ये नहीं मतलब सच ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन पुलिस एक्टिव है और एक्शन में आ जाती है तुरंत। ये लोगों को समझना। 26/11 के नाम के साथ सिर्फ दर्द नहीं, एक गौरव भी जुड़ा है, और वो निर्दोष नागरिक जो इस हमले के हिसाब बन गए। उन्होंने अपनी जान देकर वो किया जो शायद कोई सोच भी नहीं सकता। पुलिस ऑफिसर, एनएसजी कमांडो, होटल स्टाफ और वो निर्दोष नागरिक जो इस हमले के हिस्सा बन गए। आज हम सब मिलकर उन सबको एक साइलेंट सैल्यूट देते हैं।